Assalamualaikum dear student. Our third June diary of maths, exercise 3C, question number 6, and the question number 6 is subtract the following and giving your answer to the lowest term. इसका मतलब ये है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है. पीछे हमने एडिशन मेथड किया था, अभी सब्ट्रैक्शन मेथड है और जो आंसर आएगा उसको हमने लोएस्ट टर्म में यानी जितना उसको हम कट कर सकते हैं स्मॉलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं उस फॉर्म में लाना है. अब ये दो फ्रैक्शंस के दरमियान में हमारा माइनस का साइन आ गया. जब दो फ्रैक्शंस में माइनस का साइन हो तो उसके डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लेना होता है. अब 2 और 16 का हमने एलसीएम लेना है. 2 1 2 2 8 16 2 4 8 लीस्ट टेबल लेके जा रही हूँ. 2 2 4 2 1 2. अब हमारा एलसीएम इसका आ गया. 2 2 4 4 2 8 8 2 16 यानी इनका एलसीएम हमारे पास 16 आ जाता है. ठीक, अब हमें देखना है डिनोमिनेटर इस पे कितने टाइम जा रहा है. 2 का टेबल 16 पे 2 8 जा और 16 का 16 पे 1 टाइम जाएगा. अब हमें डिनोमिनेटर को इनसे मल्टीप्लाई कर देना है. 8 1 जा 8 6 1 जा 6. अब मिड में माइनस का साइन है तो 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 अवर 16 आ जाएगा. अब हमने इसका लोएस्ट टर्म में आंसर लाने के लिए ये दोनों 2 के टेबल पे कर रहे हैं. जिस टेबल के अंदर 0 2 4 6 8 आता है उन पे 2 का टेबल जाता है और वो 2 पे कटते हैं. अब ये 2 है और नीचे 6 है यानी 2 और 6 दोनों आए हैं तो 2 का टेबल इस पे काट देंगे. 2 1 जा 2 2 8 जा 16 1 अगर 8 इसका आंसर आ जाएगा. लोएस्ट टर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/3 माइनस 2/8. अब हमने अगेन डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है. 3 और 8 का 3 1 जा 3 और 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2. एलसीएम इसका आ जाएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 एलसीएम आ जाएगा. आप डिनोमिनेटर को देखना है इस पे कितने टाइम जा रहा है. 8 टाइम 3 8 जा और 8 3 जा 24. आप इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 8 जा 16 2 3 जा 6. अब अगेन माइनस का साइन है इसके मिड में तो हमने 16 में से 6 को माइनस किया तो 10 अगर 24. अब फिर अगेन कोई कंडीशन आ रही है इवन नंबर्स वाली कि एंड में 0 2 4 6 8 आए तो उस पर 2 का टेबल जाता है. ये 0 भी है 4 भी है. 2 का टेबल जाएगा 2 5 जा 10 2 1 जा 2 2 2 जा 4. अब हमारे पास आ गया 5 अगर 12. अब ये 5 है और नीचे 2 है मतलब इस पे आगे टेबल 2 का नहीं जा रहा. ये यहीं पे स्टॉप करेगा. नॉमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा तो इसको हमने यहीं पे स्टॉप कर देना है. ये हमारा गिवन आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 विच इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. अब इसमें मिक्स नंबर दिए हैं. पहले हमने मिक्स नंबर को खत्म करके फ्रैक्शंस में लाना है और फिर उस फ्रैक्शन का एलसीएम लेके सॉल्व करना है. अब इस मिक्स नंबर को हमें दोबारा इससे मल्टीप्लाई करना और ये इसमें प्लस करते जाना है. 6 2 जा 12 और 1 13 अवर 2 माइनस 4 8 जा 32 और 1 33 अवर 8. अब हमें फिर अगेन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है. 2 और 8 2 1 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2. एलसीएम इज 2 जा 4 4 2 जा 8. एलसीएम हमारा 8 आ गया. हमने देखना डिनोमिनेटर इस पे का टेबल कितने टाइम जाएगा. 2 4 जा 8 8 1 जा 8. 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 3 जा 12 4 1 जा 4 1 5 52 माइनस 33 1 जा 33. अब इनके बीच में माइनस का साइन है. अगर माइनस का साइन है तो हम इन दोनों को 52 को 33 को 52 में से माइनस कर देंगे. कैरी लेंगे 12 में से 3 गए 9 4 में से 3 गए 1. हमारा आ गया है 19 और 8. अब फिर ऊपर नॉमिनेटर हमारा बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो हम इसको डिवाइड करके होल में आंसर निकालेंगे. 8 2 जा 16 और 3. आंसर इज 2 3 अवर 8. Our next question is part number H. बाकी इसके पार्ट सेम एज इट इज है. जितने भी पार्ट हैं वो आपने रफ प्रैक्टिस में करने हैं. अभी हम पार्ट नंबर इसका X करने जा रहे हैं. इसका भी हमने पहले मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में लाना है फिर इसको सॉल्व करना है. 4 10 का 40 और 1 41 अवर 10 तो 5 जा 10 और 1 11 अवर 5. अभी हमारी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है. फ्रैक्शन के बीच में माइनस का साइन है. अगेन डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं. इसका एलसीएम आ जाएगा 10 5 2
ये 10 मल्टीप्लाई 1 5 पे 2 टाइम 41 1 जा 41 11 2 जा 22 मिड में माइनस का साइन है 41 में से 22 को माइनस कर देंगे 11 में से 2 गए 9 3 में से 2 गए 1 ये आ गया 19 नंबर 10। अब ऊपर वैल्यू बड़ी है नीचे छोटी है अगेन इसको डिवाइड कर लेंगे 10 1 जा 10 9 इसको क्लॉकवाइज रोटेशन में हमने लिख लेना है 1 9 नंबर 10 इज आवर आंसर। Our next question is question number 8 subtract by regrouping। इनको सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर को खत्म करके और दोबारा फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना है 8 7 का 56 और ये इसमें प्लस होगा 58 और 7 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 4 1 जा 4 और 1 5 56 में 3 प्लस करेंगे 59 और 40। अभी हमारी फ्रैक्शन बन गई अगेन इसको हमने दोबारा एलसीएम लेना है नीचे डिनोमिनेटर का 7 1 जा 7 7 2 जा 14 तो एलसीएम इसका आ जाएगा 14। अब डिनोमिनेटर ये 7 2 जा 14 1 जा अब 58 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 16 2 5 जा 10 और 1 11 1 1 16 माइनस 59 1 जा 59। अब मिड में माइनस का साइन है तो 1 1 16 को हमने माइनस 59 करना है इसमें से कैरी लिया 16 में से 9 गए 7 0 10 में से 5 गए 5 और ये 0 रह गए यानी 57 और 14 आ जाता है हमारा यहाँ पे तो ऊपर नॉमिनेटर हमारा बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है इसको हम डिवाइड करके आंसर निकालेंगे 14 4 का 3 1 जा 3 और 1 4 42 4 टाइम करते हैं 4 4 जा 16 4 1 जा 4 1 5 56 यानी 4 टाइम 56 और 1 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 1 नंबर 14। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3C के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास है परवेज साइकिल 1 1 over 4 किलोमीटर इन द मॉर्निंग एंड 2 2 by 5 किलोमीटर इन द इवनिंग। यानी कि 1 1 over 4 वो मॉर्निंग में साइकिल चलाता है और 2 2 by 5 किलोमीटर शाम में। हाउ फार डज ही साइकिल ऑल टुगेदर। अब वो कह रहे हैं वो एक साथ अगर उनका समझ किया जाए तो कितनी साइकिल चलाएगा। तो इसके लिए ऑल टुगेदर आ गया मतलब ये प्लस में जाएगा फ्रैक्शन में। परवेज साइकिल इन मॉर्निंग 1 1 over 4 किलोमीटर और इन इवनिंग 2 2 by 5 किलोमीटर। अब ऑल टुगेदर जब हमने निकालना है तो इन दोनों का सम अप कर लेंगे तो हमारी ऑल टुगेदर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 1 over 4 प्लस 2 2 over 5। पहले तो इनका मिक्स नंबर खत्म करेंगे 1 4 जा 4 और 1 5 by 4 प्लस 2 5 जा 10 और 2 12 by 5। अब इनका एलसीएम ले लेंगे 4 और 5 का 4 5 जा 20 आ जाएगा 4 का टेबल 20 पे 5 टाइम और 5 का 4 टाइम 5 5 जा 25 12 4 जा 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 अब मिड में प्लस का साइन है इन दोनों के दरमियान में तो इनको प्लस कर लेंगे 25 और 48 को 13 6 और 1 7 73 by 20। अब इसका नॉमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा तो इसको हमने डिवाइड करके आंसर निकाल लेना है 23 का 60 3 1 आंसर इज 3 13 over 20 किलोमीटर यानी कि इतना वो सफर तय करेगा ऑल टुगेदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ऑन मंडे मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑन मंडे मॉर्निंग सना बाइज 8 1 by 2 kg ऑफ पोटैटोज। यानी कि मंडे मॉर्निंग को सना ने 8 1 by 2 kg जो है आलू खरीदे बाय फ्राइडे मॉर्निंग ओनली 1 by 3 by 4 kg लेफ्ट और जो फ्राइडे मॉर्निंग थी 1 3 by 4 kg उसके पास बच गए। हाउ मच ऑफ पोटैटोज यूज्ड अप कहते हैं टोटल जो पोटैटोज यूज अप हुए हैं वो कितने हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट का आ गया वर्ड जब भी लेफ्ट का या डिफरेंस का वर्ड आता है तो उसमें हमने माइनस करना होता है यानी उसकी टोटल सम में से
उसकी वो जो वैल्यू निकालनी है जो उसने यूज़ किया है, तो उसके लिए हमें इसको माइनस करना होगा। मंडे मॉर्निंग पोटैटो वाइज ऑन मंडे मॉर्निंग 1/2 kg। फिर नेक्स्ट था हमारे पास बाय फ्राइडे मॉर्निंग ओनली, तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट पोटैटोज ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। लेफ्ट पोटैटोज है 1/3/4 kg। तो टोटल यूज्ड अप जो थे वो हमने फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा 8 1/2 माइनस 1 3/4। इसका भी मिक्स नंबर खत्म करके फ्रैक्शन में लाना है। 8 2 16 में 1 17/2, 4 1 4 और 3 7/4। अब नेक्स्ट ये फ्रैक्शन में आ गया, तो इसका एलसीएम ले लेंगे 2 और 4 का। 2 1 2 2 4, एलसीएम इज 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 14, 2 1 2 1 3, 34 माइनस 7 1 7। अब इनमें माइनस का साइन है, इनको माइनस कर देंगे। 34 में से 7 को, 14 में से 7 के 7 27 और 4। अब नॉमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर हमारे पास छोटा है, तो इसको डिवाइड करके आंसर लाएंगे। और 7 से 28 होता है, वो बड़ा है। 4 6 24, 7 में से 4 के 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 3/4 kg ऑफ पोटैटोज लेफ्ट। ये थी डायरी आप लोगों की 3rd जून की क्वेश्चन नंबर इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स 1 और 2। बाकी आपने रफ प्रैक्टिस में करनी है। बाकी अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जो है साइंस, यूनिट नंबर 5 एंड द यूनिट नेम इज़ एनवायरनमेंट एंड फूड चेन्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था जो था एनवायरनमेंट। इसमें हमने सब टॉपिक डिस्कस किए थे, वाटर, एयर, मिनरल्स, लाइट एंड वार्मथ। आज के लेक्चर में हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है दर्जाबंदी। चलते हैं रीडिंग की तरफ। एज यू लर्न मोर अबाउट लिविंग थिंग्स यू विल फाइंड दैट साइंटिस्ट सॉर्ट देम इनटू मैनी डिफरेंट ग्रुप्स। दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। हम जानदारों के बारे में जैसे जैसे पढ़ेंगे हमें ये मालूम होगा कि साइंसदानों ने जानदार अशिया को मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रोहों में तकसीम कर दिया है। इस अमल को क्लासिफिकेशन या दर्जाबंदी कहा जाता है। This makes the study of living things much easier. You can group living things according to where they live or by their shapes and behavior or by what they eat. इस दर्जाबंदी ने जानदार अशिया से मुतल्लिक स्टडी को बहुत आसान बना दिया है, यानी कि हम आसानी के साथ जानदारों के बारे में पढ़ सकते हैं। और इन जानदारों की दर्जाबंदी इस लिहाज से की गई है कि वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, उनका मिजाज कैसा है, उनकी साख कैसी है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लुकिंग आफ्टर द वर्ल्ड वी लिव इन। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमें इस दुनिया और इस माहौल की किस तरह से हिफाजत करनी चाहिए। नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स एंड हाउ लिविंग थिंग्स सर्वाइव इन दैम। अब हम मुख्तलिफ माहौल के मुतालिक पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ जानदार इस माहौल में रहते हैं। Plants and animals live in many different environments, all parts of the world, in the hot deserts, high up in the mountains and in the water. पौधे और जानवर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ माहौल में रहते हैं, बहुत गर्म सहराओं में, बहुत ऊंचे पहाड़ों पे और पानी में। नेक्स्ट हेडिंग है एनिमल किंगडम। किंगडम कहते हैं सल्तनत को, एनिमल किंगडम कहेंगे जानवरों की सल्तनत को। All the animals on the earth form a kingdom called the animal kingdom. The animal kingdom includes hundreds of thousands of different creatures. Some are microscopic, so small that they can only be seen under a microscope. Others are real giant, such as enormous blue whale.
दुनिया के तमाम जानवर एक सल्तनत की मानद ज़मीन पर रहते हैं, जिसे जानवरों की सल्तनत कहा जाता है। जानवरों की सल्तनत में हज़ारों सैकड़ों मुख्तलिफ़ इक़साम के मखलूक़ात मौजूद हैं। सम आर माइक्रोस्कोपिक, जिनमें से कुछ जो हैं बहुत छोटी हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखी जाती हैं, और कुछ बहुत बड़ी हैं, जिस तरह से बेहद नीली मछली जिसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट हेडिंग है एनिमल इन्वायरमेंट, जानवरों का माहौल। वी कैन क्लासीफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द 4 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स दे लिव इन। हम जानवरों की दर्जाबंदी 4 माहौल के मुताबिक करते हैं जिसमें वो रहते हैं। फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव ऑन द ग्राउंड। पहले हैं ज़मीनी जानवर जो मैदानों पर रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द लैंड बट सम कैन आल्सो स्विम। ये अपना ज़्यादातर वक्त ज़मीन पर गुजारते हैं, लेकिन इनमें से कुछ तैर भी सकते हैं। देयर बॉडीज़ आर सूटेड टू लाइफ ऑन द ग्राउंड। उनके जिस्म ज़मीन पर रहने के लिए मौजू होते हैं। दे हैव लेग्स टू वॉक ऑन एंड लंग्स टू ब्रीथ विद। उनके पास चलने के लिए टांगें होती हैं और सांस लेने के लिए फेफड़े। एनिमल्स सच एज द स्नेक्स हैव स्केल्स विच हेल्प देम टू क्रॉल। देयर सेंसेस आर वेल डेवलप्ड। ऐसे जानवरों में सांप शामिल होते हैं जिनके जिस्म पर स्केल्स होते हैं, जिसकी मदद से वो रेंगते हैं और उनके हवास अच्छी तरह से बने होते हैं या उनके हवास अच्छे होते हैं। Animals that live in cold places have thick furry coat to keep them warm. In deserts, camels have thick skin to protect them from the sun. बहुत ठंडे इलाकों में रहने वाले जानवरों के जिस्म मोटे होते हैं और उनके ऊपर फरी स्किन होती है जो उनको सर्दी से बचाती है। और इसी तरह से बहुत गर्म इलाकों यानी रेगिस्तानों में रहने वाले ऊँट, उनकी जेल बहुत मोटी होती है जो उन्हें सूरज की तपिश से महफूज रखती है। नेक्स्ट है एर्बोरियल एनिमल्स, दरख्तों पर रहने वाले जानवर। एर्बोरियल एनिमल्स आल्सो लिव ऑन द ग्राउंड बट स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द ट्रीज। दे हैव पावरफुल आर्म्स एंड लेग्स। सम एर्बोरियल एनिमल्स सच एज monkeys and apes can swing from branches to branches. They use their tails to grip branches. Others such as lizards, opossum and squirrel have sharp claws that help them to climb. दरख्तों पर रहने वाले जानवर मैदानों पर भी रह सकते हैं, लेकिन वो अपना ज़्यादातर वक्त दरख्तों पर गुजारना पसंद करते हैं। उनकी मजबूत बाजू और टांगें होती हैं। कुछ दरख्तों पर रहने वाले जानवर जिनमें बंदर और एपिस कहा जाता है गोरिल्ला यानी कि बग़ैर दुम वाले बड़े बंदरों को। कैन स्विंग फ्रॉम ब्रांचेस टू ब्रांचेस, वो एक टहनी से दूसरी टहनी पर जा सकते हैं। दे यूज़ देयर टेल्स टू ग्रिप ब्रांचेस, वो अपनी दुम की मदद से ब्रांचेस को दरख्तों की टहनियों को पकड़ते हैं। अदर्स सच एज लिजर्ड्स, opossum एंड स्क्विरल हैव शार्प क्लॉज दैट हेल्प देम टू क्लाइंब। उसके अलावा जो दूसरे जानवर हैं जिनमें छिपकलियाँ, पोसम कहा जाता है शतरगांव या थैलीनुमा अफ्रीकी जानवर को। उसके अलावा गुलैरियाँ, उनके पास मजबूत पंजे होते हैं जिसकी वजह से वो दरख्तों पर लटक सकती हैं। नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि आबी जानवर। एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वाटर, आबी जानवर पानी में रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम डू नॉट ब्रीथ लाइक एनिमल्स ऑन द लैंड। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो ज़मीन पर रहने वाले जानवरों की तरह सांस नहीं ले सकते। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड स्पेशल लंग्स, वो अपने जिस्म पर मौजूद गलफड़ा यानी कि गिल, उसकी मदद से और मखसूस किस्म के फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। फिश, क्रैब्स, टर्टल्स, सम फॉर्म ऑफ स्नेल्स एंड श्रिम्प्स आर एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। मछलियाँ, केकड़े, कछुए और स्नेल्स और झींगे आबी जानवरों की इकसाम हैं। दीज एनिमल्स हैव फिन्स और लिम्स विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। ऐसे जानवरों के परनुमा हाथ, पिंजर वगैरह होते हैं जिसकी मदद से वो पानी में तैर सकते हैं। नेक्स्ट है एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स कहते हैं हवाई जानवरों को जो हवा में उड़ सकते हैं, जैसे कि परिंदे। एरियल एनिमल्स आर दोज दैट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द एयर्स। बर्ड्स एंड बैट्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। हवाई जानवर वो वाले जानवर होते हैं जो अपना ज़्यादातर वक्त हवा में गुजारते हैं। परिंदे और चमगादड़ें इसी ग्रोह का हिस्सा हैं। देयर बॉडीज़ आर लाइट एंड हॉलो। इनके जिस्म सुराख वाले और इनकी हड्डियाँ सुराख वाली और बहुत हल्की होती हैं। देयर बॉडीज शेप हेल्प देम टू कट थ्रू द एयर
ईजीली दे हैव विंग्स, इनके पर होते हैं और इनके जिस्म इस तरह से बने होते हैं जो आराम से हवा को काट सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट चेक। मैच द वर्ड्स इन ए विद देयर पेयर्स इन बी। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी फाउंड इन ईच एनवायरनमेंट। हमने ग्रुप जानवरों को ग्रुप बी से मिलाना है, उनकी 2 एग्जांपल्स देनी है। फर्स्ट पे है एर्बोरियल एनिमल्स। एर्बोरियल एनिमल्स कहाँ रहते हैं? ट्रीज पे, तो हमने इसको ट्री से मैच करना है। एरियल एनिमल्स कहाँ रहते हैं? हवाई जानवर एयर में, हवा में रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं कहाँ पे रहते हैं? पानी में। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रहते हैं लैंड पे। तो हमने इनकी एग्जांपल्स देनी है। लैंड पे, ज़मीन पे रहने वाले कौन कौन से जानवर हैं? इनमें आ जाती है गोट एंड काउस एंड कैट, डॉग्स। और वाले पानी में रहने वाले कौन कौन से जानवर हैं? फिश, स्नेल्स, श्रिम्प्स एक्सेट्रा। और ट्रीज पे रहने वाले मंकीज एंड स्क्विरल, लिजर्ड्स। और हवा में रहने के लिए पिजन्स, क्रॉ एक्सेट्रा। आज का हमारा साइंस का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, विच इज़ सोशल स्टडीज़, एंड वी आर गोइंग टू लर्न यूनिट नंबर 5, लैंड यूज़, फार्मिंग एंड फॉरेस्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसी चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था, जो था सॉइल। सॉइल मीन्स मिट्टी। आज इस लेक्चर में हम इसी टॉपिक को पेज नंबर 37 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 37, एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देयर आर डेजर्ट एरियाज in the east and west of Pakistan. Deserts are sandy and rocky and there is little water. It is difficult to grow crops in the deserts, but by building canals to take water to these areas, part of the land can be made fertile. Desert areas कहते हैं सहराई इलाकों को जहाँ पे रेत होती है। पाकिस्तान के मशरिक़ और मगरिब में सहराई इलाके हैं और सहरा की या रेगिस्तान की मिट्टी या रेगिस्तान पथरीले और रेतीले होते हैं, वहाँ पे पानी बहुत कम होता है। यही वजह है कि वहाँ पे फसलें उगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे इलाकों में नहरें तामीर करके यहाँ की मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाया जा सकता है। इन द साउथ देयर इज़ द डेल्टा ऑफ रिवर इंडस वेयर इट जॉइन द सी। हियर द लैंड इज़ वेरी लो। द टाइड्स फ्लड द लैंड विद साल्टी सी वाटर, सो नॉट मच ग्रोज हेयर। साउथ में मीन्स जनूब में दरिया सिंध का डेल्टा है, जहाँ पर वो समंदर के साथ मिलता है। डेल्टा ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे कोई भी दरिया समंदर के साथ मिलता है और दरिया के गुजरने से वहाँ पर एक निचली जानिब रास्ता बन जाता है, जो थोड़ा, जहाँ की ज़मीन थोड़ी सी गहरी हो जाती है। और वहाँ पर जब लहरें आती हैं या सैलाब की वजह से लहरें आती हैं, गुजरती हैं, तो वो अपने साथ समंदर का नमकीन पानी भी ले आती है। इस वजह से वहाँ की मिट्टी नमकीन हो जाती है और वहाँ पर फसलें इतनी अच्छी उगाई नहीं जा सकती। द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज़ कॉल्ड alluvial soil. This kind of soil is found in the plains around the great rivers. When rivers flood and overflow their banks, they deposit good soil on the land. सबसे अच्छी और ज़रख़ेज़ मिट्टी को alluvial soil कहा जाता है, मीन्स ज़रख़ेज़ मिट्टी। इस तरह की मिट्टी ज़्यादातर हमवार जगहों पर और दरिया के किनारों पर पाई जाती है। जब दरियाओं का पानी चढ़ जाता है या उसमें सैलाब आता है और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और पानी साहिलों की तरफ जाने लगता है, तो दरियाओं के किनारों की मिट्टी बहुत अच्छी और ज़रख़ेज़ हो जाती है। किस वजह से? दरियाओं के पानी की वजह से। इन द माउंटेन्स द रिवर्स आर फास्ट फ्लोइंग, दे ब्रेक अप द रॉक्स एंड कट थ्रू द अर्थ। दिस इज़ कॉल्ड एरोशन। व्हेन देयर इज़ अ हैवी शावर ऑफ रेन, द फास्ट फ्लोइंग वाटर कैरीज अवे मच ऑफ द सॉइल दैट इज़ ऑन द surface. This topsoil is usually fertile and good for crops. Underneath, the soil is hard and less fertile. If erosion is controlled, farmer will have better soil in which to plant crops. पहाड़ों में दरिया बहुत तेज़ी से बहते हैं और ये अपने साथ चट्टानों को काटते हुए और ज़मीन को काटते हुए आगे बढ़ते हैं। इस अमल को एरोशन कहते हैं। एरोशन कटाव के अमल को कहते हैं। ऐसे अमल को कहते हैं जिसमें तेज़ दरिया या तेज़ बारिश अपने साथ ज़मीन के ऊपर वाली तह में मौजूद मिट्टी और ज़रूरी नमकियात को अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। जब बहुत तेज़ बारिश होती है और पानी बहुत तेज़ी से बहता है तो ज़मीन के ऊपर जो सरफेस, वहाँ की मिट्टी दरिया का पानी अपने साथ बहा के ले जाता है और ये ऊपर सतह पे मौजूद मिट्टी ज़रख़ेज़ होती है। लेकिन नीचे वाली मिट्टी, पहाड़ी इलाकों में नीचे वाली मिट्टी सख्त होती है और वो
काश्तकारी के काबिल नहीं होती, यहाँ पे बहुत कम काश्तकारी की जा सकती है। यही वजह है कि हमें एरोशन को कंट्रोल करना चाहिए। अगर एरोशन को कंट्रोल किया जाए तो ऐसी जगह पर प्लांटेशन की जा सकती है, फसलें उगाई जा सकती हैं। वन वे ऑफ स्लोइंग डाउन द प्रोसेस ऑफ एरोशन इज़ द प्लांट ट्रीज. Trees have long roots which hold the particles of soil together. This is why we have to be careful not to cut down too many trees. We have to plant more forest. एरोशन को कंट्रोल करने का एक और अहम तरीका पौधे उगाना भी है, दरख्त उगाना भी है। इसकी वजह ये है कि दरख्तों की जड़ें लंबी और मजबूत होती हैं और वो ज़मीन के ज़रात को, पार्टिकल्स को आपस में मजबूती से जकड़ी रखती हैं। इसीलिए हम लोगों को दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए, दरख्तों को नहीं काटना चाहिए और मज़ीद दरख्त उगाने चाहिए। यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक एंड होता है। Our next topic is agriculture. Agriculture means ज़रात. In the Punjab and the part of Sindh, there are large fertile areas and a good network of canals, so many crops can be grown here. पंजाब और सिंध में बहुत बड़ा इलाका ज़रखेज़ है जहाँ पर नहरी निज़ाम भी बहुत अच्छा है, इसलिए वहाँ पे फसलें बहुत अच्छी उगाई जा सकती हैं। पार्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा आल्सो हैव गुड एग्रीकल्चर लैंड. खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत अच्छा बहुत अच्छी ज़रखेज़ ज़मीन है, बट देयर इज़ वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इन बलोचिस्तान. लेकिन बलोचिस्तान में बहुत कम ज़रात है या वहाँ की मिट्टी बहुत कम ज़रखेज़ है. कैन यू थिंक वाई एग्रीकल्चर इज़ अ प्रॉब्लम इन बलोचिस्तान? क्या कभी आपने सोचा है कि ज़रात बलोचिस्तान में इतना बड़ा मसला क्यों है? इन द माउंटेनियस एरियाज ऑफ द नॉर्थ फार्मर्स मेक फील्ड्स ऑन द माउंटेन स्लोप्स. दिस इज़ कॉल्ड टेरेस फार्मिंग. शुमाल की जानिब पहाड़ी इलाकों में काश्तकार पहाड़ों की ढलवानों पर अपने खेत बनाते हैं और इन खेतों को टेरेस फार्मिंग कहा जाता है. Agriculture land in the country used to grow food crops such as wheat, rice, maize, mild, jowar and bajra, gram, मसूर, मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट. मुल्क की ज़्यादातर ज़मीन ज़रात के लिए इस्तेमाल होती है, ऐसी फसलें उगाने के लिए जिनको फूड क्रॉप्स कहा जाता है, जो खाने के खुराक के काम आती हैं. मिसाल के तौर पर गंदम, चावल, मकई, बाजरा, चना, मसूर और सरसों या मूंगफली वगैरह. Farmer also grow cash crops such as cotton, sugar cane, sugar beet and tobacco. To make their crops grow well, farmer often use fertilizers. उसके अलावा फार्मर्स कैश क्रॉप्स उगाते हैं. कैश क्रॉप्स ऐसी फसलों को कहा जाता है जो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए उगाई जाती हैं. इनमें कपास, गन्ना, शुगर फसल होती है चिकंदर जैसी, जिससे शक्कर बनाई जाती है, और तंबाकू. ज़्यादातर फार्मर अब अपनी फसलों को उगाने के लिए खाद का इस्तेमाल करते हैं. As well as these crops, there are large areas of fruit orchards across the country. Pakistan produces a variety of fruits such as mangoes, apples, bananas, melons, oranges, peaches, apricots and plums. Although Balochistan does not have large areas of farmland, it does produce the fruit like apples, peach, almond, cherries and grapes. Good quality fruit from Pakistan is also exported, sold to other countries in large quantity. फसलें काश्त करने के साथ साथ पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े फलों के बागात भी हैं. पाकिस्तान बहुत सी किस्म का फल पैदा करता है, जिनमें आम, सेब, केले, खरबूजे, आम, आड़ू और खुबानी वगैरह शामिल हैं. अगरचे बलोचिस्तान में बहुत अच्छी ज़री ज़मीन नहीं है, लेकिन बलोचिस्तान फल पैदा करता है, जिनमें सेब, आलूबुखारे, आड़ू, चेरीज़ और अंगूर वगैरह शामिल हैं. पाकिस्तान से बहुत अच्छी किस्म का फल दूसरे मुल्कों को बेचा जाता है. Vegetables are also grown on smaller farms for daily use. You can help the country by growing some vegetables in your garden, by not wasting food and by using water carefully so that none is wasted. रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए छोटे छोटे खेतों में सब्जियां उगाई जा सकती हैं. आप भी अपने बाग में सब्जियां उगाकर अपने मुल्क की मदद कर सकते हैं, खुराक को ना ज़ाया करते हुए और पानी को एहतियात से इस्तेमाल करते हुए. इस तरह से कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हो.
A very important part of farming is livestock farming. Livestock farming कहते हैं मवेशियों की खेती बाड़ी या मवेशियों को, जानवरों को पालना. Farmers rear cows, oxen, buffaloes, sheep, camels and goats. Some are bred to provide us with meat and milk. Others are used to pull, plough and cart, turn water wheel and for other work on the farms. Do you know that Pakistan is the 4th largest producer of milk in the world? There are many international companies making dairy products which now operate in Pakistan. काश्तकार बहुत से जानवर पालते हैं जैसा कि गाय, भैंस, बकरी, ऊँट वगैरह, और कुछ जो है वो हमें दूध और गोश्त मुहैया करने के लिए पाले जाते हैं और बाकी खेतों में हल चलाने, छकड़े चलाने, पहिया चलाने और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. क्या आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है जो दूध पैदा करता है और बहुत सी दूसरे मुल्कों या बैरून मुल्की कंपनियां हमारे मुल्क में डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध की बनी अशिया या बेकरी की चीज़ें बनाती हैं. उनकी कंपनीज पाकिस्तान में चलाई जा रही हैं. देयर इज़ आल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ पोल्ट्री फार्म्स इन द कंट्री विच प्रोवाइड अस फ्रेश एग्स एंड चिकन फॉर मीट. हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में मुर्गी खाने भी हैं जो हमें ताज़ा गोश्त और अंडे मुहैया करते हैं. आज का हमारा स्टडी का लेक्चर यहीं तक था.